जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो तब आज मैं ना खेल जगत और खासकर कुश्ती जगत में एक बड़ी जबरदस्त एक भ्रष्टाचार, एक धांधली है। मतलब एक गलत प्रैक्टिस चल रही है और बहुत सालों से चल रही है। उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने आज से करीब 25-30 साल पहले भारत सरकार को ये जरूरत महसूस हुई कि जब खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए नगद पुरस्कार मिलने लग गए तो उनको ये जरूरत समझ में आई कि सिर्फ खिलाड़ी को नहीं, कोच को भी पुरस्कृत करने की जरूरत है। पहले सिर्फ खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता था, कोच के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर हमारे खेल प्रशासकों को ये मतलब आत्मज्ञान हुआ कि अरे भैया, खिलाड़ियों के साथ कोचेस की बुक को भी वैल्यू करने की जरूरत है, उनको भी प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर अच्छे कोचेस नहीं होंगे, कोचेस अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो खिलाड़ी कहां से पैदा हो जाएगा। तो फिर खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेस को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने लगे द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में। तो शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि खिलाड़ियों को कैश इंसेंटिव, कैश प्राइज के साथ, मेडल के साथ जो कैश प्राइज मिलता था उसके साथ कोचेस को भी कैश प्राइज मिलने लगे। तो यहां पे एक भ्रष्टाचार ने जन्म लिया कि खिलाड़ी का कोच कौन है ये खिलाड़ी से पूछा जाने लग गया। तो शुरू में तो खिलाड़ियों ने ईमानदारी से अपने कोचेस को के नाम दिए, फिर धीरे धीरे इसमें भ्रष्टाचार आ गया और चूंकि कोचेस को भी मोटे पैसे 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए मिलने लगे, तो कोचेस के मन में भी लालच आया और खिलाड़ियों के मन में भी लालच आया। तो बहुत से खिलाड़ी जो है अपने फादर का, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई का नाम देने लग गए। फिर उसमें कोचेस से बाकायदा दलाली होने लग गई। कोचेस अपने वार्ड्स के सामने गिड़गिड़ाने लग गए कि बेटा प्लीज मेरा नाम दे दे। तो साहब यहां से फिर सिस्टम में गिरावट आनी शुरू हुई और इससे क्या हुआ कि जो तो स्वाभिमानी कोचेस थे वो इस सिस्टम से दूर हो गए। उन्होंने भैया हमें नहीं चाहता अवार्ड, हमें नहीं चाहिए कैश इंसेंटिव, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कैश प्राइज, अपना कैश प्राइज तुम रखो और हम अपनी मान सम्मान, हम अपने स्वाभिमान, हम अपनी इज्जत को ताक पे रख के थोड़ी ना तुमसे अवार्ड लेंगे या तुमसे कैश प्राइज लेंगे। तो फिर ऐसे लोग भी आ गए समाज में, सिस्टम में, जो ताल ठोक के कि कहता द्रोणाचार्य मैं लूंगा। और फिर उन्होंने सेटिंग करके खिलाड़ियों से, जो मेडलिस्ट थे उनसे सेटिंग करके उनसे एफिडेविट लेने लग गए और बाकायदा ताल ठोक के द्रोणाचार्य अवार्ड्स लेने लग गए। और इसमें मूक दर्शक बनी हुई थी हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारा खेल मंत्रालय और जो हमारा पूरा सिस्टम था। फेडरेशन के हाथ में है उन खिलाड़ियों को रिकमेंड करना। आपने द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए या अर्जुन पुरस्कार के लिए या किसी भी पुरस्कार के लिए अप्लाई किया, तो एक तो सरकार कहती है कि जी आपको पुरस्कार तब मिलेगा जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे। एक तो ये आवेदन वाला सिस्टम है ना, ये बहुत गलत है कि मैं न्यू हूं, मेरी ये
उपलब्धि है, यहाँ मैंने तीर मारा, यहाँ आसमान धरती पे गिरने वाला था, यहाँ मैंने बल्ली अड़ा दी, इसलिए मुझे फलाना अवार्ड दे दिया जाए। अब खिलाड़ी या कोच सरकार से अवार्ड मांगता है। अब मान लीजिए 10 खिलाड़ियों ने अप्लाई कर दिया, 10 कोचों ने अप्लाई कर दिया, फेडरेशन उनके क्रेडेंशियल्स को अप्रूव करके, फेडरेशन का काम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और खेल मंत्रालय को फॉरवर्ड कर देना। देना है या नहीं देना है, इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अब इससे क्या हुआ ना कि सारी जो पावर थी वो खिलाड़ी के हाथ में आ गई। खिलाड़ी चाहेगा तो आपको द्रोणाचार्य मिलेगा, खिलाड़ी नहीं चाहेगा तो साहब कोच साहब जो थे ना, खिलाड़ी के पैरों में गिर गए और खिलाड़ी ने कोच साहब को कुत्ता बना लिया। ये कोच साहब स्टार खिलाड़ी के पैरों में गिरे हुए हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं और खिलाड़ी की रहमो करम से, खिलाड़ी की कृपा से कोच साहब को अवार्ड मिल रहा है, कोच साहब को पैसे मिल रहे हैं। तो साहब ऐसे सिस्टम में एक तो वही मैंने कहा स्वाभिमानी तो साइड में हट जाएगा ना भाई, बाज आए ऐसी मोहब्बत से ये रखो पानदान अपना, हमने ना चाहता भाई अवार्ड, हम तो अपना घर खुश हैं। और जिनको अवार्ड की बहुत लालसा है वो खिलाड़ियों को पानी मार रहे हैं, उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। अब तक गुरु गुरु होता था, चेला चेला होता था, अब चेला जो है गुरु के सिर पे मूत रहा है और गुरु मुतवा रहा है, बहुत राजी खुशी। उसमें कई चेलों ने तो जी तेरा गुरु कौन है भाई, मेरा गुरु तो मेरा बाप है। ले जी, तेरा गुरु कौन है जी, मेरा गुरु तो मेरा भाई है। तो कोच साहब खामखा धूल में लट चला रहे थे इतने साल, ये चलने लग गया। हमारी एक मेडल विनर, ओलंपिक मेडल विनर, वो आज तक यही डिसाइड नहीं कर पाई कि उसका कोच कौन है। जब वो डिक थी 8-10 साल की, तब किसने, अब लंगोटी बांधनी तो मैं नहीं कह सकता, लड़कियों हैं, तो किसने ककहरा सिखाया कुश्ती का, किसने मैट पे खड़ा होना सिखाया, उसका तो नाम में मेरे याद कौन है। उसके बाद एक खिलाड़ी या दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति है, उसकी जो जीवन यात्रा होती है जीरो से लेकर शिखर तक पहुंचने की, उसको उसके जीवन में कई गुरु मिलते हैं। हर स्टेज का गुरु अलग होता है। आपको भी ABC का कहरा पेंसिल पकड़ना किसी गुरु ने सिखाया होगा, 5वीं 7वीं किसी गुरु ने पढ़ाई होगी, 10वीं किसी गुरु ने पढ़ाई होगी, 12वीं किसी ने पढ़ाई होगी, BSc MSc किसी ने पढ़ाई होगी, PhD किसी और ने कराई होगी। तो आपके जीवन में तो 10 गुरु हो गए ना। अब आपको किसी एक गुरु को अवार्ड देना है तो ये एक खिलाड़ी अपने जीवन काल में किसी एक गुरु को अवार्ड दिलाएगा, ये सिस्टम ही फ्लॉड है। किसी भी आदमी का कोई एक गुरु कैसे हो सकता है? या तो आप बोलो ना कि भाई 20 साल तक एक ही सेंटर पे एक ही गुरु के साथ आपने काम किया, आपने सीखा, तब तो आपका एक गुरु हो सकता है। पर आपकी पूरी जर्नी में आपके 10 गुरु हैं, तो आप किसको अवार्ड दोगे? फिर ऐसे में तो खिलाड़ी का से हो गया, जिसको खिलाड़ी कहेगा उसको दोगे। और खिलाड़ी ने बोल दिया जी मेरा तो मेरा बाप गुरु था, कर लो क्या करोगे। साई के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, साई को इतनी अकल है। साई में जो इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, भाई आपने अपने इस सिस्टम में एक लकीना है, इस पर कभी ध्यान दिया? मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और खेल मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या तो मैं नहीं कहूंगा, इस पहलू पे आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी इस अवार्ड देने की योजना में एक ये भी तो एक फैक्टर है कि नहीं है। और खिलाड़ी अपने बाप का नाम अपने गुरु की जगह दे रहा है, कोच की जगह, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तो हमारी वो जो ओलंपिक मेडलिस्ट थी, वो जिंदगी में डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मेरा गुरु कौन था। तो उसने कहा जी सबसे आसान काम कर लेते हैं, अपने ससुर जी को अपना गुरु डिक्लेयर कर दिया। खैर फिर वो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। वो ससुर जी शायद बलात्कार के केस में फंस गया था, क्या हुआ था पता नहीं मुझे।
पर ससुर जी को फिर वो अवार्ड मिला नहीं था। और उसके ओलंपिक मेडल का अवार्ड मैंने तो यहां तक सुना है कि आज तक किसी को नहीं मिला। तो ये है सब। और अच्छा, वो गुरु लोग जो इस तरीके से खिलाड़ियों की चमचागिरी करके, खिलाड़ियों के तलवे चाट के द्रोणाचार्य अवार्ड या दुनिया का कोई भी अवार्ड या दुनिया का कोई भी सम्मान आप पा लेते हैं, तो आप क्या सचमुच समाज में सिर उठा के जीते हैं क्या? मेरा उन खिलाड़ियों से या उन कोचेस से ये सवाल है, या ऐसे किसी भी आदमी से जिसने सिफारिश करके कोई सम्मान पाया है, आप क्या समाज में उस सम्मान के साथ सर उठा के जीते हैं? आपको नहीं लगता कि आपके इस तिकड़म द्वारा प्राप्त किए गए सम्मान से उस अवार्ड की बेइज्जती हो रही है? अवार्ड आपके घटिया हाथों में पड़ के अवार्ड जो है बेचारा बेइज्जत महसूस कर रहा है। आप बताओ ना, भारत रत्न लता मंगेशकर जी को मिला, तो उनके हाथ में, लता मंगेशकर ने जब अपने हाथ में भारत रत्न का अवार्ड थामा होगा, तो उस अवार्ड ने भी खुद को गौरवान्वित महसूस किया होगा कि आज मैं लता जी के हाथों में हूं। क्यों? तो अगर किसी टुच्चे को वो भारत रत्न दे दिया जाए तो भारत रत्न भी शर्माता होगा, अरे यार ये कहाँ दे दिया भाई, किसके हाथों में दे दिया मैं। तो भैया अवार्ड तो वो होना चाहिए कि अवार्ड भी उस व्यक्ति के हाथ में जाके गौरवान्वित महसूस करे। तो ये जितने पानी मार कोचेस है ना, ये तिकड़मी, जिन्होंने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला के गिरवी रख के, अपना आत्मसम्मान एक खिलाड़ी के पैरों के तले गिरवी रख के अवार्ड प्राप्त किए हैं, आप लोग अपने आप से खुद से सवाल करना। हमारे यहाँ ना एक पहलवान था, तो उसको शौक हुआ जी हम भी हिंद केसरी बनेंगे। तो भाई हिंद केसरी बनने के लिए तो भाई बहुत लोहे के चने से चबाने पड़ते हैं, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जी हम तो अपने घर में हिंद केसरी कराऊंगे। तो उन्होंने अपने गांव में जी हिंद केसरी प्रतियोगिता रख ली और 5, 7, 8 पहलवान अपने यार दोस्त बुला लिए कि भाई आओ, मैं तुमने हराऊंगा, हिंद केसरी बनूंगा। तो उनमें तो एक जबरदस्ती आ गया, बोला मैं भी लड़ूंगा। तो अव्वल तो ऐसे जो फर्जी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तो उसमें ऐसे किसी पार्टिसिपेंट का वेइंग ही नहीं होता। खैर वो हो गया और वो लड़ता लड़ाता सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंच गया। तो हमारे ये जो नकली हिंद केसरी थे जिनने वो कराया था टूर्नामेंट, उनके सामने वो खड़ा हो गया मैं लड़ूंगा। फिर गांव वालों ने ना साइड में ले जाके उसके पता नहीं लठ लुठ मारे या के कराया। तो साहब इस तरीके से वो फर्जी हिंद केसरी ने वो टाइटल जीता और हिंद केसरी बन गया गांव में, अपने गांव में। तो उस तमन ने पूछी, मैंने कहा तू और किसी के सामने भी ये बता सकता है कि तू हिंद केसरी है? मैंने कहा सचमुच के 10 पहलवानों के बीच में बैठ के तू बताओगा कि भाई मैं भी हिंद केसरी हूं? तो मैंने कहा तुझे खुद को हिंद केसरी बोलते हुए शर्म नहीं आएगी? तो ये जितने फर्जी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, या वो तमाम लोग जो अपने खिलाड़ी रिश्तेदारों, बेटों, बहुओं की मार्फत या खिलाड़ियों के चमचागिरी करके, उनके पैर चुचकार के, उनके तलवे चाट के जो अवार्ड लेके बैठे हैं, भैया खुद से सवाल किया करो कि आपकी वजह से द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो बेइज्जत तो नहीं हो रहा आपके हाथों में? अच्छा, इसका उपाय क्या है? इसका तो बहुत ही सरल उपाय है। ये मैं एक सजेशन दे रहा हूं, अब मेरे जितने दर्शक हैं इस पे विचार करना। आप हर कर्मचारी की जैसे एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है ना, उसी तरह हर खिलाड़ी का भी एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, जिसमें वो पहले 5-7 कॉलम खिलाड़ी खुद भरे और ऑनलाइन सबमिट करे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में या अपनी स्पोर्ट्स फेडरेशन में, जो कि आगे खेल मंत्रालय को सबमिट हो जाए। कोई भी बच्चा जो 15 साल 16 साल का है, वो चाहे वो स्टेट
में फर्स्ट आया, चाहे वो स्कूल गेम्स में फर्स्ट आया, या स्कूल गेम का मेडलिस्ट है, या स्कूल गेम में पार्टिसिपेट किया जिसने, या जिसने भी सीनियर नेशनल में, जूनियर नेशनल में, एकेडमी में, कैडेट में पार्टिसिपेट किया, वो उसको हर साल एक परफॉर्मा भरवाओ। तो जब वो 12, 14, 15 साल का था ना, तब से वो परफॉर्मा, जैसे आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक लाइसेंस बनाती है ना हर खिलाड़ी का, एक बुक बनाती है जिसपे उसका सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है, उसको ऑनलाइन कर दो। और हर साल खिलाड़ी कि जब आज आप 15 साल के हो, आज आप अंडर 15 लड़े, तो इस साल आपका कोच कौन है और आप किस अखाड़े में प्रैक्टिस करते हो, अगले साल फिर, और आप कभी भी नेशनल लड़ने जाओगे तो वो आपकी रिकॉर्ड बुक अप टू डेट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वेइंग इन से पहले अपडेट कर दो। मान लीजिए आपने पिछले 2 साल का वो रिकॉर्ड नहीं भरा अपना, तो ऑनलाइन प्रोफॉर्मा है, WFI की साइट पे जाओ और पिछले 2 साल का अपडेट कर दो, तब आपका वेइंग इन इस वाले टूर्नामेंट के लिए होगा। तो कहने का मतलब है, एक खिलाड़ी जो बचपन से, जब उसने पहला कदम रखा स्पोर्ट्स में, तब से लेकर अगर वो ओलंपिक का कल को पदक जीतता है, वहां तक उसका हर साल का रिकॉर्ड और हर साल उसका कोच कौन था, ये उसके खुद के द्वारा सबमिटेड है। तो 10 साल बाद वो खिलाड़ी अपने बाप, अपने भाई, अपने चाचा, अपने दोस्त, या अपने ससुर जी, या अपने पति का नाम, या अपनी पत्नी का नाम कैसे द्रोणाचार्य के लिए रिकमेंड कर देगा? क्योंकि पिछले 10 साल के कोचेस का नाम तो उसने सबमिट कर रखा है। और फिर कोचेस को भी तो एक बात पता रहेगी ना कि भाई ये प्रैक्टिस तो मेरे यहाँ करता है, पर इस साल इसने जो परफॉर्मा भरा उसमें कोच, अपने कोच का नाम अपने बाप का लिखाया है, तो कोच तो उसने बुला के उसके पिछवाड़े में 4 लात माले वाला, भाग, जब तेरा कोच तेरा बाप है तो आड़े क्या कर रहा है मारे अखाड़े में, चल बाज, अपने बाप दौड़ जा, वही मुल्तानी मार। तो साहब, जब आप एज अ कोच पिछले 10 सालों से किसी एक खिलाड़ी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड हो, तो फिर आपको किसी खिलाड़ी का पानी मारने की जरूरत नहीं है ना। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए और खेल मंत्रालय के लिए और फेडरेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके काम को इवैल्यूएट करना। और बहुत आसानी से खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये डिटरमाइन कर पाएगी कि हमारा जो ओलंपिक पदक विजेता है उसका कोच कौन था, और उसके लिए किसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और एक द्रोणाचार्य अवार्डी ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जिसने जिंदगी में एक ही खिलाड़ी निकाल हो, वो तो फर्जीवाड़ा पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो भाई अगर तू सचमुच का द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य के भी तो 10, 20, 50 शिष्य होंगे ना। अरे सारे ओलंपिक में नहीं जीतेंगे तो कोई 4 स्टेट चैंपियन होंगे, 4 कैडेट के होंगे, 4 जूनियर के होंगे, 4 इंटरस्टी के होंगे। तो कोच साहब का एवेल्युएशन तो अपने आप एक पॉइंट सिस्टम हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा कौन है हमारा द्रोणाचार्य। तो साहब, इस फ्लॉड सिस्टम ने फर्जी द्रोणाचार्य बहुत पैदा कर दिए, पर जो हमारे असल द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी सचमुच कुश्ती को समर्पित कर दी, और बहुत सारे लोगों का तो हमें नाम तक याद नहीं है। मुझे याद है 80 के दशक में मैं 1 साल गुरु हनुमान अखाड़े में रहा था, 1980 में। तो वहां पे रामधन पहलवान जी हुआ करते थे। उस आदमी ने अपना सारा जीवन गुरु हनुमान अखाड़े में समर्पित कर दिया। गुरु हनुमान ने अपनी सारी जिंदगी उस अखाड़े में गला दी। खैर, गुरु जी को तो द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत पहले मिल गया था, रामधन पहलवान जी को आज तक नहीं मिला। मुझे लगता है शायद जिंदगी में कोई भी अवार्ड नहीं मिला, जबकि उस आदमी की जितनी योगदान है कुश्ती में, उतना बहुत कम गुरुओं का है। आज रामधन जी को कितने लोग जानते हैं? मुझे याद है कैप्टन चांद्रू 30-35 साल अखाड़े से घर गए ही नहीं, उसी अखाड़े में प्राण निकले थे। 30-35 साल, 40 साल की तपस्या। और ऐसे सैकड़ों गुरु हैं, मैं तो सिर्फ 2-4 के नाम जानता हूं। ऐसे 100 से ज्यादा गुरु होंगे जिन्होंने अखाड़ों में अपनी जिंदगी गला दी, और उनका नाम लेवा कोई नहीं। खुद उनके स्टूडेंट, वो है ना हमारा एक अजगर, छत्रसाल चिड़ीमाला, वो टोपा पे रह जो, वो फर्जी गुरु बन रहा है। सारे मेडलिस्ट का गुरु वो ही है। इस विषय पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। वहां पे वो चरणदास जी थे,
सारी जिंदगी कुश्ती की सेवा में गला दी, उनको तो किसी ने द्रोणाचार्य नहीं दिया। और हमारे इतने सीनियर कोचेस हैं, ये वीरेंद्र दलाल जी हैं छारा वाले, सच अ डेडिकेटेड कोच। उन्होंने तो कभी किसी के तरले नहीं किए, ओ भाई मन भी द्रोणाचार्य दिवा दो, और न उनको मिला है। वो कुलदीप कोसाम है नेवी वाले, सच अ डेडिकेटेड कोच, उनको तो किसी ने द्रोणाचार्य नहीं दिया। को सब आप भी तरले कर लो ना, आप भी किसी के पैर अपने स्टूडेंट को चुचकार लो, आप भी उसकी 4 गाली सुन लो, आपको भी द्रोणाचार्य मिल जाएगा। और हमारे रणबीर ढाका जी, मतलब क्या क्या रिस्पेक्ट है उस आदमी की कुश्ती जगत में, है ना। उनका फेयरवेल की वो कहानी आपको सुनाई थी, इतनी रिस्पेक्ट आज तक किसी ने रेसलिंग जगत में नहीं कमाई, उनको तो किसी ने, है आज मेहर सिंह अखाड़े के स्तंभ है वो, उनको तो किसी ने द्रोणाचार्य नहीं दिया। वो एक कुंडू साहब है, उनका पूरा नाम पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से, कुंडू साहब जो जीरकपुर में थे, साई कोच थे, उन्होंने अपने सारा जिंदगी जो है कुश्ती को समर्पित कर दी और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, उनको तो किसी ने द्रोणाचार्य नहीं दिया। प्रदीप कोच साहब थे, सुशील कुमार के ओरिजिनल गुरु, छत्रसाल स्टेडियम के स्तंभ, छत्रसाल स्टेडियम की नींव धरने वाले, उनको तो किसी ने द्रोणाचार्य नहीं दिया। वो नारी वाले गुरुजी, में उनका नाम भूल गया, वो जो नहर के किनारे अखाड़ा चलाते हैं, रवि दैया को कुश्ती का कहरा उन्होंने सिखाया, तो उनका नाम मेरे दिमाग से उतर गई। जो नारी रवि दैया के जो गुरु थे ओरिजिनल, जो आज भी मिट्टी का अखाड़ा चलाते हैं नहर के किनारे नारी गांव में, उस आदमी को तो किसी ने द्रोणाचार्य नहीं दिया। और द्रोणाचार्य कौन ले रहे हैं? ये फर्जी पानी मार। मुझे एक पहलवान एक बार बता रहे थे कि नेशनल कैंप में एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी कुर्सी पे बैठे थे 4 कोचों के बीच में, तो उड़ता एक हमारा सीनियर पहलवान, काफी सीनियर, काफी डेकोरेटेड रेसलर, पर थोड़ा सा इनडिसिप्लिन बदतमीज टाइप आदमी था वो, तो वो उस कोच के ना, वो कोच साहब 4 कोचों के बीच में ऐसे उसके गाल पे ऐसे बोले, कोच साहब आपने भी कभी जिंदगी में डाक मारी? नहीं बोलिया, और द्रोणाचार्य था अगला। तो मैंने कहा भाई ऐसे द्रोणाचार्य क्यों बेइज्जती करा रहे हो अपनी? अच्छा, लोग कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे अपने गुरुजन की इज्जत नहीं करते। भैया इज्जत कोई ठेले पे नहीं मिलती है, कोचेस के लिए बोल रहा हूँ, सारे गुरुओं के लिए बोल रहा हूँ। इज्जत ठेले पे नहीं बिकती है, इज्जत कमानी पड़ती है। और इसी तरह अपने स्टूडेंट्स के तलवे चाटोगे, उनसे अवार्ड के लिए गिड़गिड़ाओगे, उनसे सौदेबाजी करोगे, उनको पैसे दे के अवार्ड खरीदोगे, तो गुरुओं की इज्जत कौन करेगा? तो भैया गुरुओं की इज्जत मिटाने वाले, गुरुओं की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले भी तो गुरुजी लोग ही हैं। तो भैया सबसे अच्छा उपाय मैंने एक सुझाया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय को और फेडरेशन को। इस और ये कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी नहीं है, एक छोटा सा परफॉर्मा है, हर खिलाड़ी को भरना है, ऑनलाइन 10 मिनट में हो जाए काम, साल में एक बार करना है। किसी भी नेशनल चैंपियनशिप से या स्टेट चैंपियनशिप से पहले ये काम करा लो, तो आपके पास पिछले 15 साल का खिलाड़ी का रिकॉर्ड है। कौन है भाई मेरा गुरु? उसने खुद डिक्लेयर कर रखा, जिसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। कैसे हो जाएगी सौदेबाजी, और कैसे नकली आदमी अवार्ड ले जाएगा? तो इस गलत प्रैक्टिस जो खेलों में चल रही है। अच्छा, एक बात और बताइए ना कि ये जो अवार्ड और कैश अवार्ड का जो सिस्टम शुरू किया गया था, ये तो जो सचमुच के अच्छे कोचेस हैं उनके काम को रिकॉग्निशन के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए शुरू की गई थी ना ये योजना। पर इसका लाभ तो ये फर्जी कोचेस
है ना, पानी मार, दलाल दल्ले टाइप के गुरु लोग कर रहे हैं ना, तो इस योजना का तो पर्पस डिफीट हो गया। तो आई थिंक दिस शुड बी रेक्टिफाइड। खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। एज अ खिलाड़ी, एज अ दर्शक या एज अ पेरेंट, आप क्या सोचते हैं? खिलाड़ियों का इसमें कितना दोष है, कोचेज का इसमें कितना दोष है, सिस्टम का इसमें कितना दोष है? और ये जो गलत प्रथा, अगर ये भ्रष्टाचार अगर खेलों में चल रहा है, तो इसके लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय और फेडरेशन कितनी दोषी हैं, इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप किन विषयों पे, किन मुद्दों पे चाहते हैं कि मैं अपने विचार रखूं, या मैं किन मुद्दों को आगे बढ़ाऊं, इसके बारे में मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7889258317, 7889258317। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से अगले किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।